हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पढ़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हो भाई क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पोएम्स का कंप्लीट वन शॉट एक्सप्लेनेशन। जनाब आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम्स को एक वीडियो के अंदर 1 से 1.5 घंटे में। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? कीप द जोश हाई एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। तो जनाब हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। ये आपका जो होता है ये पिक्चर आपको पूरा का पूरा चैप्टर बता रही है, बाकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स में मौजूद है। मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। अब बात है भैया एक दिन की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिंदगी में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बड़ा ही लो फील हो रहा है। लो मतलब जैसे कि हम लोगों को भी कभी कभार डीमोटिवेटिंग होता है, हम लोग भी कभी कभार लो फील करते हैं कि हाँ भाई आज कुछ मन नहीं कर रहा है, आज काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बच्चा पार्टी इस टाइम बिल्कुल हाई जोश में है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी एक दिन ऐसे ही लग रहा था कि भैया आज तो पूरा दिन बेकार है, मूड ऑफ है, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, चलो आज का पूरा दिन गया काम से। लेकिन आधे दिन बाद वो सोचते हैं अरे यार दिन तो वैसे ही बेकार जा रहा है, चलो बाहर घूम के ही आ जाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट निकलते हैं बाहर। अब जब निकलते हैं जहाँ तो वहाँ भैया सर्दियाँ होती हैं, मतलब सर्दियों का मौसम की बात है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बाहर निकलते हैं एकदम टोपी ओपी लगा के। अब भाई वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है खूब अच्छी तरीके से। अब वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रीट पे चल के जा रहे होते हैं वहाँ साइड में बहुत सारे हेमलॉक ट्रीज लगे हुए होते हैं। हेमलॉक ट्रीज क्या होते हैं सर? हेमलॉक ट्री एक प्रकार का पेड़ होता है जो थोड़ा सा पॉइजनस माना जाता है, मतलब जो थोड़ा सा जहरीला होता है। ये मैं थोड़ा सा अपनी इमेजरी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी इमेजरी यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। अब जब वो निकल के जा रहे होते हैं तो ऐसे ही एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा होता है, क्रो बैठा होता है। अब वो निकल के जाते हैं, जब वो उसके नीचे से निकल रहे होते हैं तो क्रो वहां से उड़ता है, क्रो उस ट्री पे से उड़ता है। अब जब उड़ता है तो वो जो ट्री पे बर्फ गिर रही होती है, बर्फ का जो होता है कहते नहीं डस्ट होता है, बहुत ही पतला सा बुरादा होता है बर्फ का वहां पे पड़ा हुआ उस ट्री के ऊपर। अब जब क्रो उड़ता है तो वो बर्फ जैसे धूल की तरह उड़ती है उसके साथ में और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिरने लगती है। इस एक छोटे से इवेंट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड था उसमें एकदम से चेंज आ गया। वो मूड उनका एकदम हैप्पी मूड हो गया। जो पूरा दिन उनका बर्बाद जा रहा था वो दिन उनका बच गया। जो आखिरी का कुछ पार्ट ऑफ द डे था वो उनका सेव हो गया, मतलब उसमें उन्होंने कुछ अच्छा काम करा, कुछ प्रोडक्टिव काम करा। तो यहाँ पे हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर छोटे छोटे इवेंट कुछ बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगर आप उन इवेंट्स को महसूस कर पाते हो, अगर आप उन इवेंट्स को जी पाते हो, तो भाई आपकी लाइफ में वो छोटा सा इवेंट ही बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देता है। तो यार दैट्स ऑल फॉर दी पोएम दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है और ये नोट्स जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं ये नोट्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे आफ्टर दी वीडियो। चलिए भाई, सो दी वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसकी ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, मूड स्टेट ऑफ माइंड ये वर्ड मीनिंग के साथ साथ में राइम सिंबॉलिज्म की भी हमने बात कर ली है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आपका फायर एंड आइस, इसकी बात करते हैं जरा। ये भी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखने का बिल्कुल अलग अलग जो होता है जॉनरा है। एक हमने जो होता है थोड़ा सा नेचर के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देखा, अब थोड़ा सा हम नेचर और ह्यूमन के ऊपर देखते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या टिप्पणी करते हैं ये हमें इस चैप्टर के अंदर पता चलता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि अगर ये दुनिया है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के लिए जो होता है हेट्रेड बढ़ती चली जा रही है। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये जो दुनिया है ये अगर इसे खत्म होना हो तो ये फायर में खत्म हो जाएगी, मतलब भैया नेचुरल कैलामिटीज आ जाएंगी, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, डैश 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 डैश। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं फायर यानी हीट एंड द पैशन। हीट जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति हेट्रेड बढ़ता चला जा रहा है और इसी हीट की वजह से, इस हेट्रेड की वजह से, इस डिजायर की वजह से, इस पैशन की वजह से जो वर्ड है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आइस को रेफर करा गया है फ्रीज, यानी कि भैया डीप हीट और फायर जो है हमारी जो फीलिंग्स हैं वो फ्रीज हो रही हैं। हमारी जो एक दूसरे के प्रति जो भावना थी, जो सद्भावना थी, अगर आप लोग भी देखते हैं आजकल की दुनिया में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है। ठीक है, कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए नहीं रेडी है, तो वो जो एक दूसरे के लिए भावना थी वो खत्म होती जा रही है।
अगर ये भावनाएं खत्म हो गई तो एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो फायर को फिर बाद में जाके रेफर करते हैं एज टू दी लस्ट एंड टू दी मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब भाई आपका जो लस्ट है मटीरियलिस्टिक थिंग की तरफ, आप जो लस्ट बढ़ता चला जा रहा है, डिजायर बढ़ता चला जा रहा है, हेट्रेड बढ़ती चली जा रही है, इन सबसे अगर उन्हें कहना हो तो वो कहते हैं कि हाँ वर्ल्ड एंड कर सकता है। फिर सेकंड स्टैंजा में वो बात करते हैं अगर इस दुनिया को 2 बार एंड करना हो, इस दुनिया को 2 बार एंड करना हो, आई थिंक मैं सोचता हूं आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब भाई मुझे पता है कि इस इनफ हेट्रेड, इनफ जो फीलिंग का ठंडा होना, मतलब कि फीलिंग एकदम जम जाना, एक दूसरे के प्रति कोई भावना ही नहीं है, वो भी इनफ है भैया पूरा का पूरा जो होता है दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं फ्रॉम वाई व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर इन स्टैंजा 1 आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि लेकिन मैंने जो जितना एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से अगर मैं कहूं, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से भैया फायर ही बहुत है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी पोयम फायर एंड आइस। बहुत छोटी सी पोयम है और इसमें थोड़ी बहुत जगह पे पोएटिक डिवाइसेस भी यूज हुए, ऑल्टरेशन यूज हुआ है, पैराडॉक्स यूज हुआ है, सिंबॉलिज्म यूज हुआ है। फायर को एज अ सिंबल ऑफ और डिजायर, आइस को एज अ सिंबल ऑफ हेट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो हम मेटाफर नहीं कह रहे, वहां पे मैं सिंबॉलिज्म की बात कर रहा था, इमेजरी की भी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो चलिए भाई, या दैट्स ऑल फॉर द पोयम फायर एंड आइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारी पोयम है टाइगर इन अ जू। ओके, तो चलिए इसकी जरा बात करते हैं। ये हमारी इसके ऑथर हैं लेस्ली नॉरिस। तो भाई जितने भी ऑथर होते हैं ना, उनको एक बार ओपी कर दो इन द कमेंट सेक्शन, मतलब ऑथर ओपी इन द कमेंट सेक्शन एंड #PKM आर्मी ओपी इन द कमेंट सेक्शन। तो जनाब हमारी टाइगर इन अ जू बाय लेस्ली नॉरिस, इस पोयम में हमें क्या पता चलता है? इस पोयम में हमें ये एक मतलब एज अ डिफरेंस के तौर पे, एज अ डिफरेंशिएशन के तौर पे ये पोयम हमारे सामने आई है। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। तो यहाँ पे लेस्ली नॉरिस हमसे ये कहना चाहती हैं कि एक जो ओपन वाइल्ड का टाइगर है और एक जो केज टाइगर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा डिपिक्शन करा गया है। जो लाइफ ऑफ अ टाइगर है उसके ओरिजिनल हैबिटाट में, उसकी जंगल में, और लाइफ ऑफ अ टाइगर एक जू में, क्या इसमें फर्क होता है, तो इसकी जरा बात करी है उन्होंने। तो चलिए बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। वो कहती हैं he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in its quiet rage। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो टाइगर है वो अपने केज में मूव कर रहा है। वो जब अपने केज में मूव कर रहा है, वो काफ़ी छोटा सा केज है, बहुत ही छोटा सा केज है। अब जब वो अपने केज में मूव कर रहा है तो वो कहती हैं उसके जो पाँव है वो तो वेलवेट की तरह है, उसके जो पॉज हैं, उसके जो पाँव है एकदम वेलवेट की तरह नरम है। ये नेचर ने उसको दिए है क्योंकि वो एक प्रीडेटर है। अगर प्रीडेटर है तो उसे वेलवेट के जैसे मतलब नरम पाँव चाहिए जिससे उसे उसके चलने की आवाज़ ना आए, ये उसे नेचर ने दिए हैं। ये एज अ जो होता है, अगर आप एज अ फैक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब वो कहती हैं कि भैया जो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। मतलब जो उसके ऊपर की धारियां हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रही, काफ़ी मेजेस्टी लुक दे रही हैं, मतलब एज अ राजा की तरह वो चल रहा है। और फिर वो कहती हैं कि उसके जो पैड्स हैं वो तो एकदम सॉफ्ट हैं और इन हिट्स क्वाइट रेज, मतलब उसकी जो ताकत है वो ऐसे चल रहा है, इतने गुस्से में चल रहा है कि उसकी ताकत जो है वो आपके केज के पीछे रोक दी गई है, उसकी ताकत को लॉक कर दिया गया है बिहाइंड द बार्स, और इसलिए वो गुस्सा है और थोड़ा सा एकदम खुन्नस में चल रहा है, जिसे कहते हैं रेज में चल रहा है, एकदम गुस्से में चल रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टैंजा की। ही शुड बी लर्किंग इन दी शैडो, मतलब पहली बार में वो आपका जू का एक कंडीशन बताती हैं, फिर दूसरे स्टैंजा में वो एज अ वाइल्ड के तौर पर उसको रेफर करती हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। मतलब कि अगर वो टाइगर वाइल्ड लाइफ में होता, वो टाइगर अपने जंगल में होता तो वो क्या करता? वो टाइगर अगर अपने जंगल में होता तो वो क्या करता? वो एकदम छुपके चल रहा होता। कहाँ? वो एकदम चुपके चल रहा होता लॉन्ग ग्रासेस के पीछे, जहाँ पे नियर दी वाटर होल, जहाँ पे जो होता है पानी का तालाब है, उसके आसपास की जो लंबी लंबी घास है उसके पीछे चुपके से चल रहा होता। जो वो क्यों चल रहा होता? क्योंकि वहाँ से डियर पास होते हैं और फिर वो उसका शिकार करता। तो भाई यहाँ पे ये
ऐसा उसको कंपेयर करा गया है उसकी वाइल्ड लाइफ हैबिटाट से। अब अगर फिर आगे बात करती हैं, ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पे ये बात करती हैं जो हमारी पोएट है नेस्ली नॉरिस, वो कहती है अगर टाइगर खुले में होता तो वो जो होता है विलेजेस के पास घूम रहा होता, विलेजेस के पास जब घूम रहा होता, अगर उसे कोई उसके नेचुरल हैबिटाट में प्रे नहीं मिलता तो फिर वो एंग्रीली अराउंड दी हाउसेज जो उस क्या कहते हैं जंगल के पास में जो घर होते हैं वहां पे घूम रहा होता, और फिर वहां पे वो एकदम जो पूरे के पूरे सारे विलेजर्स हैं उनको टेरराइज कर देता, उनको एकदम डरा के रख रहा होता। इसके बाद में स्टैंजा फ्लॉज में वो कहती हैं, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। मतलब वो ये कहती हैं बट वो जो टाइगर है उसे लॉक कर दिया गया है केज में, अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब बिहाइंड द वार्स लॉक हो चुकी है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय जो होता है चलने के थोड़ा सा, और इसलिए वो थोड़ा सा नाराज भी है और वो विजिटर्स को इग्नोर भी करता चला जा रहा है। स्टैंजा 5 में कहती हैं, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। ओके, सो इसमें हमसे ये कहती हैं कि जब दिन होता है, जब पोएट ये कहती हैं जब दिन होता है तो टाइगर जो होता है वो एकदम बिजी रहता है कि विजिटर्स आते रहते हैं, उसको टीज करते रहते हैं। अब जब रात होती है तो उसे जो आखिरी आवाज़ सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनाई देती है, और वो अपनी चमकती आंखों से अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता है। ये ब्रिलियंट आइज का यहाँ पे क्या रेफरेंस है, यानी जो टाइगर की आंखें हैं वो रात में चमकती हैं, अगर उनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगती हैं। उसकी जो ब्रिलियंट आंखें हैं उनसे वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। यहाँ पे स्टार्स को एज अ पोएट ने जो होता है वो एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम रेफर कर रखा है कि अगर स्टार्स खुले आसमान में हैं, खुले आसमान के होते हैं, ठीक है, और वो सोच रहा होता, और वो ब्रिलियंट आई से जब उसको देख रहा है तो वो ये भी सोच रहा है कि अगर वो जंगल में होता, अगर वो वाइल्ड लाइफ में होता तो वो खुला होता, वो फ्रीली मूव कर रहा होता। अब ये जो होता है आपकी पूरी की पूरी पोयम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, टाइगर इन अ ज़ू, होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारी पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए इसकी तरफ बात करते हैं, होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा भाई जंगल का सीन देख के। चलिए, सो ये हमारी कैरलियन वेल्स इसके राइटर हैं। अब इसमें जो होता है कैरलियन वेल्स क्या कहते हैं, देखो ये पोयम थोड़ी सी इजी सी भी है, पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। देखो इसमें कैरलियन वेल्स क्या कहते हैं, इसमें कैरलियन वेल्स ये बताते हैं कि जब आप वाइल्ड लाइफ में घूमने जाएं, कभी मौका मिले तो 10th के बाद घूमने जाना, मजे आएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन हमारी बच्चों पार्टी घूमने जाती है, इन दी कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो जब आप कभी भी वाइल्ड लाइफ में घूमने जाते हैं आपको तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट देखने को मिलता है, जिराफ देखने को मिलता है, लायन देखने को मिलता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर और क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ में जब भी जाएं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा एनिमल है, तो उसको बहुत ही खूबसूरत वे में हमारे ऑथर कैरलियन वेल्स ने यहाँ पे लिख रखा है। हाँ बस हम सभी ने देखा है, लेकिन भैया ऑथर की नज़र अलग ही है, पोएट की नज़र अलग ही होती है। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टैंजा में वो कहते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन ईस्ट के जंगल्स में अगर आप जाएंगे, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो एज एन एशियन लायन। मतलब अगर आप जंगल जाते हैं, कहाँ, ईस्ट के जंगलों में आप जाते हैं, और अगर आपकी जो किस्मत है वो बढ़िया है, तो अगर एक आपको क्या दिखता है, लार्ज और टॉयनी बीस्ट, टॉयनी यानी कि जो होता है टॉयनिश कलर में, यानी येलो कलर में, ठीक है, और टॉयनी बीस्ट आपको दिखता है, और अगर वो आपकी तरफ धाड़ दे, अगर आपकी तरफ एकदम रोर कर दे, धाड़ पड़े, तो आप तो ऐसे जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, एज इफ यू आर डाइंग, ऐसे आप मरने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो वो कौन है, अरे जनाब वो एशियन लायन है, ठीक है, किंग ऑफ द जंगल। इस तरह से तुम्हें हमारे पोएट कहते हैं, और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you, this is simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। मतलब भाई अगर कभी कभार जो होता है आप घूम रहे हैं इधर उधर
और आपको कोई मिल गया एक नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल वाइल्ड बीस्ट क्यों? क्योंकि बहुत ही जायंट होता है, बहुत ही जायंट और बहुत ही शांत होता है, इसलिए इसे नोबल वाइल्ड बीस्ट कहा गया है। टाइगर अगर आप कभी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है जब तक वो शिकार नहीं करता है। और उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स है ऑन येलो ग्राउंड, मतलब उसकी पहले पूरी की पूरी एक येलो बॉडी है, फिर उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है। और जस्ट नोटिस, अगर वो आपको खाता है तो दिस इज द सिंपल रूल, अगर वो आपको खा लेता है तभी आपको समझ में आएगा भैया ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। तो चलिए बात करते हैं। इफ स्क्रोलिंग फ्रॉथ अ बीस्ट यू व्यू हु हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड as soon as he leapt on you will know it's a leopard. Twill do not good to roar with pain, he only leapt and leapt again. अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारा लेपर्ड को रेफर करा गया है। मतलब भाई अगर आप जो होता है एक ऐसी चीज को देखते हैं, एक ऐसे बीस्ट को देखते हैं जो छुपा हुआ रहता है, फिर एकदम आपके ऊपर जंप मारता है और आपको खाने लगता है, इतनी तेज जंप मारता है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं, तो आप जान लीजिए ये कौन है, ये हमारे लेपर्ड महाशय हैं। चलिए भाई, स्टैंजा 4 में हमारे पोएट कहते हैं, अगर आप कभी कभी अपने जो होता है पीछे यार्ड में घूम रहे हो, अगर आपको वहां पे क्रिएचर दिखे जो आपको बहुत ही ऐसे टाइट करके हग करे, हु हग्स यू वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। चलिए, सो वो कहते हैं अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखे जो आपको बहुत जोर से गले में लगा दे, ऐसे गले मिले कि भाई साहब आपकी प्राण ही निकल जाएं, तो समझ जाइएगा वो कौन है, वो ये हमारे बियर महाशय हैं। ठीक है, बियर मतलब तुम और कुछ बियर से अगर इसको रेफर नहीं करने का। चलो भाई, स्टैंजा 5 में हमारे पोएट हमसे क्या कहते हैं। स्टैंजा 5 में पोएट कहते हैं कि अगर आप कभी कभी घूम रहे हैं जंगल में तो आपको दो ऐसे जानवर दिखेंगे जो एक आपको सॉलो करते टाइम हंसेगा और दूसरा आपको खाते टाइम रोएगा। तो अगर आपको खाते टाइम रोए तो समझ जाइएगा वो क्रोकोडाइल है, अगर आपको खाते टाइम हंसे एकदम जो होता है मीरी स्माइल दे तो समझ जाइएगा वो हाइना है। तो यहाँ पे पोएट जो होता है क्रोकोडाइल टीयर्स को भी रेफर कर रहा है। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि झूठे दिखावे के आंसू, और हाइना की स्माइल जो होती है, वो हाइना का जो बोल होता है वो ऐसा होता है जैसे कि कोई ह्यूमन हंस रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पोएट उसको रेफर कर रहे होते हैं। स्टैंजा 6 में वो एज अ कमेलियन को रेफर करते हैं। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, नॉट अ सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस कैमेलियन यू सी, मतलब कि वो छुप जाता है इफ देयर इज नथिंग ऑन अ ट्री। तो ये सारी चीजें हैं। या सो दैट्स ऑल फॉर द पोएम दी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दी बॉल पोएम। ये काफी ज्यादा सीरियस नोट पर पोएम हमें बताई गई है हमारे सिलेबस के अंदर। जॉन बेरीमैन इसके राइटर हैं। जॉन बेरीमैन इस पोएम में क्या कहते हैं? जॉन बेरीमैन इस पोएम में एक लड़के की कहानी सुनाते हैं। स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आप नोट से पढ़ सकते हो, मैं कहानी बताता हूँ इसकी। तो जॉन बेरीमैन इस पोएम में हमें एक कहानी सुनाते हैं एक लड़के की। एक लड़का है, अब वो उसके पास में एक बॉल है, छोटा सा लड़का है, और वो बॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप लोग भी बचपन में किसी खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे। जब आप लोग किसी खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अब वो एक दिन स्ट्रीट के अप साइड खड़ा होता है, उसके हाथ से वो बॉल छूट के स्ट्रीट के डाउन साइड चली जाती है और गुम जाती है या डूब जाती है किसी नाले में। ठीक है, अब जब वो देखता है तो उसे पहली बार उसकी लाइफ में पहली बार ग्रीफ का सामना करना पड़ता है, मतलब जो होता है दुख का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पोएट ये रेफर करना चाहते हैं कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, वो आपके साथ हमेशा नहीं होने वाली हैं। ये जो होता है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब पूरा का पूरी दुनिया जो होता है वो आपका मटेरियलिस्टिक हो गई है। आपका जो होता है चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत होती है, ठीक है, आउटर लुकिंग से ज़्यादा मोहब्बत होती है। सो अगर आप जो होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे विश्वास करते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, तो आपके पास जितनी भी आपके बिलविड वंस हों या बिलविड थिंग्स हों, वो आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी के दौरान आपको कभी कभी बहुत बार लाइफ में, देखो लाइफ इज़ अ अप डाउन रेस। लाइफ की अगर जो ग्राफ अगर एक्स वाई एक्सेस में बनाओ तो वो कुछ ऐसा सा बनता है, यानी अगर 50% अप है तो 50% डाउन है, फिर 50% अप है तो 50% डाउन है। तो लाइफ जो होता है आपका क्रिस क्रॉस चलती है। लाइफ में अगर जो होता है खुशी आती है तो फिर चीज़ें जाती भी हैं। तो यहाँ पे पोएट हमें दोनों चीज़ों को रेफर करते हैं। अब पोएट कहते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में अगर दुख आता है या ग्रीफ आता है, पर उससे उभरना आना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बॉय है, यहाँ पे ये बॉय पहली बार ग्रीफ का सामना कर रहा है,
और पोएट को विश्वास है कि पोएट उसे इंटरलूड नहीं कर रहे हैं, पोएट उससे जाके कुछ नहीं कह रहे हैं, पोएट बस दूर से देख के कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि हाँ ये बाउंस बैक ज़रूर करेगा, ये अपने ग्रीफ से ज़रूर उठ के आएगा। और फिर ये बात करते हैं कि भाई आपकी पूरी की पूरी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ सकती हैं जिसके जिस जिस चीज़ को आप नहीं करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आपको मन नहीं होता है करने का, वो भी चीज़ें आपको करना पड़ सकती हैं। लेकिन आपको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर गिव अप नहीं करना होता है। आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर गिव अप नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ में गिव अप करते हैं तो आपकी फैमिली, आपके जो होता है चाहने वाले, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यहाँ पे पोएट हमें जो होता है कुछ रेफर करते हुए कहता है कि नो मैटर हाउ मच हिज हर्ट्स इनसाइड, आपके दिल में कितना ही चोट लगे, बट आपको यहाँ पे सरवाइव करना है। और हमें ये कहते हैं पोएट कि भाई आपको सीखना है टू लेट गो, टू लेट गो, मतलब भाई जिंदगी है वो चलती रहेगी, आपको उसके साथ चलते रहना है। तो यार दैट्स ऑल फॉर दी पोएम, दी बॉल पोएम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये स्टैंजा वाइज इसके एक्सप्लेनेशन आप सीख सकते हो अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। स्टैंजा आपको समझ में आता है, बस बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ, दी ट्री। नेक्स्ट पोएम है हमारी दी ट्रीज। जैसा इसकी जरा बात करते हैं, पेड़ों की बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ये भी थोड़ी सी सीरियस नोट पे है। एड्रेन रिच ने ये पोएम लिखी है। सो ऑथर नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथर नेम और पोएम का सेंट्रल आइडिया या पोएम का ओवरऑल सार क्या निकलता है। स्टैंजाज आपको आते रहेंगे, उससे सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चन आएंगे इस बार, जैसे हम लोग कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कह रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो पोएट है वो बहुत ही बढ़िया सी एक इमेजरी, ओवरऑल इसमें जो थीम ऑफ द पोएम है वो इमेजरी है। पोएट पूरा इमेजिन कर रही है चीज़ों को। पोएट ये कहती हैं कि ह्यूमन ने अपने डेवलपमेंट की रेस में, ह्यूमन जितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जितना ज़्यादा विकसित हो रहा है, ह्यूमन ने अपनी डेवलपमेंट की रेस में कहीं ना कहीं जहाँ से वो आया था, जहाँ से उसका विकास चालू हुआ था, जहाँ से उसने ग्रो करना चालू करा था, यानी नेचर को ही वो भूल रहा है, नेचर को वो पीछे छोड़ता चला गया है। अब जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगल्स को साफ कर रहा है ह्यूमन। हर जो होता है भाई हर सेकेंड अप्रॉक्स 1 यार्ड जंगल का साफ कर दिया जाता है, हेक्टेयर या इसमें कुछ है यार्ड में। जो आपका पोएम है वो ओवरऑल एक पेड़ों की कहानी है। पोएट कहती हैं, एड्रेन रिच कहती है कि भाई अब पेड़ हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये पेड़ एक रात वो बैठी होती हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यहाँ से ही पोएम चालू होती है। एक रात हमारी पोएट बैठी होती हैं। अब जो उनकी गार्डन में जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो कोशिश करने लगते हैं एक रात को, उन्हें खटपट की आवाज़ सुनाई देती है, वो देखती हैं बाहर, तो जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ों को निकालने में डटे होते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पे हमारी पोएट ये कहती हैं कि अब ट्रीज अपने आप को निकाल के जा रहे हैं, अपने आप को वो फ्री कर रहे हैं। अब वो उस फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो जो आजकल एम्प्टी होता है, जो आजकल खाली कर दिया गया है, जहाँ पे कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती है, कोई इंसेक्ट छुप नहीं सकता है, ना ही सूरज अपने आप को छुपा सकता है, ना ही कोई सूरज अपने शैडो बना सकता है। अब ये ट्रीज वहाँ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सुबह तक वो फॉरेस्ट भरा होगा। ये हमारा पहला होता है। दूसरा कहती हैं पोएट कि पूरी की पूरी रात हो गई, जो ट्रीज की रूट थी उन्होंने काम करा है टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन दी वरांडा फ्लोर। जो वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स आ गए थे उसमें रूट्स चली गई थी अंदर। अब वो पूरी रात भर काम कर रही हैं कि अपने आप को वो फ्री कर लें। Leaves strained towards the glass, small twigs off with exertion, Lord, cramped paws shuffling under the roof like a newly discharged patient, half days moving to the clinic doors. अब वो जो ट्रीज हैं वो अपने आप को जब निकाल रहे हैं तो ग्लास भी शेक कर रहा है, वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। एज इफ जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होता है वो आधे नशे में घूम रहे होते हैं, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के डोर्स की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये कहती हैं, यहाँ पे हमारी जो पोएट हैं वो ये कहती हैं कि जो ट्रीज हैं वो अपना काम इतना साइलेंटली कर रहे हैं ताकि उनका जो मिशन है कि वो फॉरेस्ट में चले जाएं, वो जो फॉरेस्ट आजकल जो खाली है उसे जाके भर दें, उसे जाके पूरा का पूरा ट्री से भर दें, जहाँ पे बर्ड्स बैठ सकें, जहाँ पे इंसेक्ट हाइड कर सके।
अब उसके बाद में वो कहती हैं कि ये पूरे के पूरे ट्रीज जो होता है पूरी रात भर काम कर रहे हैं अपनी जो उनकी रूट्स हैं जो वरांडा फ्लोर्स में जो क्रैक्स हो गए उसमें ये फंस गई हैं उसको डिसएंगेज करने के लिए, और फिर जो होता है ग्लास पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ताकि वो उसको तोड़ सकें। ठीक है, यानी वो कहती हैं लीव द स्ट्रेन टुवर्ड्स द गिलास स्मॉल टू एग्जॉफ विद एक्सर्शन। तो वो इसी के बारे में सब बात करती हैं और वो जैसे कहती हैं जैसे जो होता है वो धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जैसे कि जो होता है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो कहती हैं आई सेट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा लाइटिंग लॉन्ग लेटर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि पोएट कर क्या रही थी। पोएट भैया लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी, पोएट लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने जो होता है वो जो ट्रीज का डिपार्चर है वो मेंशन नहीं करा, वो उसके बारे में नहीं बात कर रही हैं। The night is fresh, the whole moon shines, in the sky still open, the smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. ठीक है, my head is full of whispers, wish tomorrow will be silent. Listen, the grass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, wind rushes to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now, the crown of the tallest oak. मतलब यहाँ पे ओवरऑल अब वो ट्रीज का डिपार्चर को मेंशन कर रही हैं कि भैया ट्रीज अब जा रहे हैं और देखो जो ग्रास है वो अब हटने लगी है, वो ब्रेक करने लगी है, और जो ट्रीज हैं अब धीरे धीरे आगे मूव करने लगे हैं, वो मतलब हिलते डुलते, स्टम्बलिंग का मतलब होता है एकदम हिलते डुलते मूव कर रहे हैं आगे। अब नाइट में जो विंड है, जो हवा है, वो उनकी तरफ बढ़ रही है, उनको मीट करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए कि आप फ्री हो, अब आप जा सकते हो भाई, फॉरेस्ट में वहां पे पहुंच सकते हो, उसको ग्रीट करने के लिए वहां बढ़ रही है। और जो मून है अब वो थोड़ा सा उदास हो गया है, वो टूट गया है, और जो उसके फीचर्स हैं वो फ्लैश कर रहे हैं। तो यार दैट्स ऑल द पोएम द ट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा नेचर की तरफ भी रिस्पॉन्सिबल बनिए, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई किस काम की अगर आप नेचर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते हैं। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने तक या जो होता है डिग्री पाने तक या नौकरी लगाने तक नहीं होती है। एजुकेशन एक एजुकेटेड पर्सन और एक लर्न पर्सन में फ़र्क होता है। एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो आपका ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश होता है, जहाँ वो सोशियोलॉजिकल हो, या वो जो होता है आपका इन्वायरमेंटली हो, या वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, सब तौर पे वो मतलब फिट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। बल्कि एक रीड पर्सन हो जिसने कुछ पढ़ रखा है, डिग्रियाँ पा रखी हैं, वो इन सब मामलों में नहीं होता है। तो बी एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन का रियल मतलब ही यही होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं धुंध की यानी कोहरे की, यानी फॉग की। फॉग यानी धुंध, धुंध यानी कोहरा, कोहरा यानी फॉग, फॉग यानी धुंध। इन सब की बात करने वाले हैं। कार्ल सैंडबर्ग हैं इसके हमारे पोएट। तो हमारे कार्ल सैंडबर्ग क्या कहते हैं? हमारे कार्ल सैंडबर्ग यहाँ पे फॉग का नेचर डिटरमाइन करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि भैया फॉग सुबह सुबह आता है, सुबह सुबह वो शहर में एंट्री मारता है जैसे कोई बिल्ली आ रही हो, बड़ा ही शांति से आता है। The fog comes on a little cat feet, it sits looking over the harbor and the city on a silent hunches and then moves on। एकदम जो होता है साइलेंट हिप्स पे बैठता है और पूरी के पूरी सिटी को देखता है, पूरे के पूरे हार्बर को देखता है, और थोड़ी देर निहारता है, फिर साइलेंटली मूव कर जाता है, जैसे कि कोई बिल्ली आती है, देखती है, मूव कर जाती है। तो ऐसे वो जो हमारे फॉग है उसका कैरेक्टर को वो डिटरमाइन करते हैं। सो ये यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे यही एक स्टैंजा है, सबसे आसान पोएम होती है। इस चैप्टर है हमारा अमांडा। ओके, अमांडा में एक लड़की की बात हो रखी है, चलिए बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारे अमांडा चैप्टर का क्या पूरा का पूरा है। हमारे अमांडा चैप्टर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक पेरेंट द्वारा एक चाइल्ड को दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पोएट जो है हमारे क्या कहते हैं, पोएट हमारे रॉबिन कैलन है। रॉबिन कैलन हमारे इसमें क्या कहते हैं? रॉबिन कैलन कहते हैं कि भाई एक चाइल्ड को बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जो होता है स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। इसमें उसका पेरेंट्स का सबसे जो होता है बड़ा हाथ होता है उसका एज अ सपोर्ट बनने का। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, वो चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत सारे जो होता है वो उसको उसके फ्रीडम नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी दी जाती हैं, बहुत सारे फ्रीडम्स नहीं दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि भाई
हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई चाइल्ड को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन में रखो, ऐसी बात नहीं है, नहीं इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, लेकिन चाइल्ड का फ्रीडम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए चाइल्ड को जो होता है एक प्रॉपरली एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उसको फ्री भी जाओ, आप उसको फ्री रहने दो, उसको बाहर खेलने दो, घूमने दो, जो कर रहा है करने दो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में भी रखो उसको, ताकि जो होता है वो एज अ गलत वे में ना जाए। ठीक है, जो लाइन है, जो उसकी एक प्रॉपर लाइनिंग चल रही है, वो इस लाइन से कहीं ऐसे 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 ना हो जाए, भटक ना जाए। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस की एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट के बाद वो इंस्ट्रक्शंस अच्छी नहीं होती हैं चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है अमांडा की, जैसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, और वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस उसके दिमाग में जब घूमती रहती हैं तो वो फिर कुछ और ही सोचने लगती है, वो फिर उल्टा उसका सोचने लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने नाखून मत काटो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, और जो होता है सिटअप सीधे होकर बैठो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। पर वो सोचती है कि भैया इससे तो अच्छा कि मैं एक किसी जो होता है सुनसान समुद्र में एक मरमेड होती, कम से कम मैं ये सारी इंस्ट्रक्शन से तो अच्छा मैं ऐसी घूम रही होती, ऐसे घूम रही होती, और पूरे के पूरे में ब्लिसफुली ड्रिफ्ट कर रही होती। ब्लिसफुली का मतलब होता है बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, अब फिर इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भैया होमवर्क फिनिश कर लिया, अपना रूम साफ करा, आपने क्लीन कर लिया अपने शूज़ को, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके पेरेंट द्वारा। पर उसके बाद वो सोचती है इससे तो अच्छा मैं एक ऑर्फन ही होती, और मैं घूम रही होती स्ट्रीट्स पे, और जो होता है मैं अपने जो क्या कहते हैं अपने फीट है उसे आपका एक सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बना रही होती। साइलेंस होता वहाँ पे, वो साइलेंस बहुत गोल्डन होता, फ्रीडम होता, वो फ्रीडम बहुत स्वीट होता। तो वो यहाँ पे फिर से गलत वे में इसको करने लगती है, यानी कि वो इसको गलत इंटरप्रेट करने लगती है और कुछ और ही सोचने लगती है। ऐसे ही आगे भी चलता चला जाता है। यही दो आपका एक आपका पोएट की उसके पेरेंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर उसका जो होता है रिप्लाई होता है। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छाई के लिए देते हैं, लेकिन कभी कभार पेरेंट्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी ज़्यादा ना हो जाए, वो आपकी ज़्यादा मतलब बोले तो ज़्यादा लिमिट ना क्रॉस करें, तब बच्चा जो होता है उसको उल्टा लेने लगता है। ऐसे आप लोगों के भी साथ में होता होगा, तो उसको डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। पेरेंट्स आपके साथ में हमेशा रहने वाले हैं, वो जो आपका फ्राइडे टू फ्राइडे लव होता है वो नहीं रहेगा। सो बी विथ पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको हर परिस्थिति में, इवन इट इज़ एन डार्कर फेज ऑफ योर लाइफ और इवन इट इज़ एन ब्राइटर फेज ऑफ योर लाइफ, दे विल ऑलवेज बी विद यू एंड दे विल ऑलवेज बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, सो पेरेंट्स आर दी ओनली वन, ठीक है, जो आपके साथ में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे यही हमें पोएट बता रहे होते हैं, रॉबिन कैलन। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम खत्म होती है अमांडा। बात करते हैं नेक्स्ट पोएम की, द टेल ऑफ अ कस्टर्ड, द टेल ऑफ अ कस्टर्ड सीड ड्रैगन। इसकी बात करते हैं। ये पोएम काफ़ी ज़्यादा लंबी है, कहानी की तरह है। इसको आप एक बार ये स्टैंजास को पढ़ लेना, कोई इसमें अल्टरेशन नहीं है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहानी है। कहानी मैं बता देता हूँ इसकी क्या है। यहाँ पे हमारी एक बेलिंडा होती हैं, बेलिंडा अपने घर में रह रही होती हैं। ये बात करते हैं एक लिटिल वाइट हाउस में रह रही होती हैं। एक लिटिल ब्लैक किटन होती है, एक लिटिल ग्रे माउस होता है, एक लिटिल येलो डॉग होता है और एक लिटिल रेड वैगन होता है, और रेलियो टोलियो एक लिटिल पैट ड्रैगन होता है। तो ये सारे के सारे उनके पास में पेट हैं। अब होता क्या है, ये इनके नाम ज़रा बात करते हैं। किटन का नाम इंक है, ये ज़रूर थोड़ा सा ये समझ लेना कि नाम क्या क्या है। किटन का नाम इंक है, और जो आपका माउस है उसका नाम ब्लिंक है, और जो येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है जो एकदम जो होता है क्या कहते हैं डरने वाला है, डरपोक है, उसे वो कस्टर्ड कहती है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम हैं इन सब महाशयों के, तो ये नाम याद रख लेना। अब होता क्या है, एक दिन ये सब लोग इस ड्रैगन हमारे भाई का, इस ड्रैगन भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अरे ये तो डरपोक है, ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला। हम जो माउस है फिर उसे कंपेयर किया जाता है, कहाँ कंपेयर किया जाता है, देखो भाई, कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, स्केल्स अंडरनीथ, वैसे ऊपर जैसे मैंने डिपिक्ट कर रखा है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रेलियो टोलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। मतलब भाई एकदम मुंह से आग निकलती है, और जो नाक है वो चिमनी की तरह है, और बड़े बड़े शार्प टीथ है। लेकिन भाई जो बेलिंडा है वो ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स, इंक ब्लिंक
ब्लिंक, जो होता है इंक और ब्लिंक हैं, ये इतने ब्रेव हैं कि भाई ये जो होता है शेरों को भी दौड़ा दें, ठीक है। मस्टर्ड एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। बस जो हमारे कस्टर्ड हैं वो भाई साहब एकदम डरपोक हैं। वो जो ड्रैगन है, ड्रैगन होते हुए वो सेफ्टी को डिमांड करते हैं कि भैया मेरे को सेफ जगह पे ले जाओ, मेरा डर गया, मेरा हो गया काम, अब मैं चलता हूँ, ठीक है भाई, ये मतलब बाहर है। पर होता क्या है, एक दिन भाई ये लोग होते हैं अपने मस्ती कर रहे होते हैं, ये लोग इनको बड़ा ही ड्रैगन साहब को, कस्टर्ड साहब को बड़ा ही टॉन्ट मारते हैं, यार तू डरपोक, तू क्या करेगा, ये वो। अब एक दिन बेरेंडा के घर में एक पायरेट एंट्री मारता है। अब एक पायरेट जैसी एंट्री मारता है, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और जो होता है सारे लोग छुप जाते हैं जाके, डरने लगता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है, बेरेंडा चीख पड़ती है। तभी हमारे कस्टर्ड साहब आते हैं, एज मतलब लास्ट मोमेंट हीरो की तरह एंट्री मारते हैं, और हीरो की तरह एंट्री मार के उस पायलट को, उसका गेम खत्म, उसका गेम बजा डालते हैं। अब जब उसका वो गेम बजा डालते हैं, फिर तब से जो होता है ये लोग उसको मानने लगते हैं कि भाई साहब इसमें भी दम है, ये भी जो होता है किसी से कम नहीं है, ठीक है भाई, हम किसी से कम नहीं है। Belinda paled and she cries help help, but Mustard filed with a terrible yell. Ink trickled down the bottom of a household and a little mouse strategically mousehold. फिर उसके बाद में बट अब जम कस्टर्ड, आहा स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ओहो एकदम जो होता है हीट साउंड, ऐसे वाला साउंड, clash his tail like a iron on a drunken with a clatter and clang jingling squirm. He went at pirate like a robin at a worm, ठीक है। And pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but उसने 2 बुलेट भी फायर करी, बट ड्रैगन को नहीं लगी, और कस्टर्ड ने उसको जो होता है खत्म कर दिया, उसको खा गया, ठीक है, एवरी बेट। चलिए, बेलेंडा ने फिर उसको एम्ब्रेस करा, मस्टर्ड ने उसको लिक करा, फिर जो होता है नो वन मोर फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक ब्लिंक एंड ग्लिंग, ठीक है, अराउंड द ड्रैगन एंड एट द पायरेट। चलो भाई साहब, तो ये होती है आपकी पोएट खत्म। ये पूरी की पूरी ऐसे ही है, ठीक है, या मतलब पूरी कहानी है एक अच्छी तरीके से, बस इतना चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए, और ये एक बार जो होता है स्टैंजास पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ते हैं लास्ट पोएम की तरफ, दैट इज दी फॉर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, इट इज द लास्ट चैप्टर फॉर एनी यूरी। यार सर से छुटकारा मिले यार, पढ़ो भाई साहब इधर आके। चलो फॉर एनी यूरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर विलियम बटलर है, वही विलियम बटलर, मतलब तुम उसे बटलर, जॉर्ज बटलर जो हमारे क्रिकेट के एक प्लेयर हैं उनसे मतलब रिलेट करने लग जाना, विलियम बटलर अलग है, हाँ याद करने के लिए रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई बटलर की बात करते हैं। बटलर ने क्या कह रखा है जनाब, हमारा जो पोएम है विलियम बटलर, ये इस पोएम के अंदर कहते हैं कि एक जो कन्वर्सेशन है किसके बीच में, एक आदमी के बीच में और एक जो होता है खूबसूरत सी लेडी है एनी, उसके बीच में। ये एनी फ्रैंक वाला चैप्टर नहीं है, ये एनी अलग है। तो यहाँ पे डायलॉग है 2 पीपल के बीच में, एनी ग्योरी और जो होता है हमारे अनदर स्पीकर हैं जिसकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई है। और यहाँ पे वो ये कहते हैं, वो एनी का लवर हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उसके बीच में डायलॉग है, वो एनी के आउटर ब्यूटी को जो होता है प्रेज करता है। बट एनी कहती है अल्टीमेट पे जाके, जब आउटर ब्यूटी उसके हेयर्स को प्रेस करता है, उसके जो होता है आंखों को प्रेस करता है, उसकी बॉडी को प्रेस करता है, मतलब आउटर ब्यूटी को प्रेस करता है, पर एनी उसको जाखिर में कहती है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी आउटर ब्यूटी के लिए मुझे ना पसंद करे, बल्कि मेरी इनर ब्यूटी के लिए मेरे को पसंद करे। फिर वो पर्सन जिसके साथ में कन्वर्सेशन हो रही होती है वो एनी से कहता है ऐसा तो सिर्फ एक ही है, गॉड। जो गॉड है वही आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करता है, वो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करता है, ना कि आपके आउटर ब्यूटी के लिए। और इस दुनिया में तो ऐसा कोई भी नहीं है। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your hair. Okay. Love you for yourself alone and not or yellow hair. Okay. So यहाँ पे hair की तारीफ हो रही है. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot. That young man in despair may love me for myself alone and not for my yellow hair. मतलब यहाँ पे है नहीं, ये कहती है कि भाई वो मेरे लिए मुझसे प्यार करे, मतलब मेरे इनर साइड से प्यार करे, ना कि मेरे हेयर्स के लिए मेरे को प्यार करे। वो कहता है, मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना था कि वो कहता है कि भाई सिर्फ गॉड ही है माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट और येलो हेयर। तो यार ये यहाँ पे चैप्टर भी होता है खत्म। तो यार दैट्स ऑल फॉर द पोएम्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें हम लोग कवर करेंगे भैया फुटप्रिंट विदाउट फीड के सारे चैप्टर। स्पैम पीकेएम आर्मी इन द कमेंट सेक्शन। और भाई जिन्होंने भी वीडियो देखी है पूरी, लाइक सभी लोग करेंगे, और अगर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।